हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान भारत और मिस्र ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार सहित कई अहम मुद्दों पर समझौता किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा भी गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही मिस्र द्वारा स्थापित भारत इकाई के विभिन्न पहलुओं को भी देखेंगे। इसके अलावा भारत मिस्र का क्या संबंध रहा है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही मिस्र की जब भी चर्चा आएगी तो सुएज नहर जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई हो जाता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि यह आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपका जो GS2 पेपर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन की जहाँ बात की जाएगी तो भारत मिस्र का यह टॉपिक वहीं से जुड़ेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। जैसा कि टॉपिक भी देख रहे हैं, भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी। आज जो हम बात करेंगे उस पर हम जोर देने वाले हैं रणनीतिक साझेदारी पर। ठीक है, तो उसको हम डिटेल से देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। भारत के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति दोनों विभिन्न मुद्दों पर समझौता के बाद MOU हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसका एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यह चर्चा में क्यों आया? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की मिस्र की राजकीय यात्रा, ठीक है, राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने राजनीतिक, ध्यान देना है, कीवर्ड पर बहुत फोकस कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। यहां बातें की जा रही कि राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर देते हुए व्यापक वार्ता की। साथ ही दोनों देशों ने अपने संबंधों का दर्जा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रणनीतिक साझेदारी, इस बात को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। देखिए, इससे पहले जो है मिस्र के राष्ट्रपति, जो गणतंत्र दिवस भारत का हुआ था अभी हाल ही में संपन्न 26 जनवरी को, उसके मेहमान भी ये रह चुके हैं। आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में ऐसी परिपाटी है कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो है आकर के यहाँ पर, हमारे यहाँ उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर, जो 26 जनवरी को पैरेड होता है गणतंत्र दिवस का, जो कर्तव्य पथ है वहां पर संपन्न होता है, उसे देखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ देखिए, रणनीतिक साझेदारी समझौता इस साल जनवरी में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 26 जनवरी को जब ये आए थे भारत के दौरा पे, तभी इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है ना कि यदि आप बेस को जानते हैं तो आगे के स्तर पर बहुत व्यापक बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर भारत और मिस्र का संबंध काफी पुराना रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे भी, और उसी संबंध को आगे बढ़ाते हुए एक नए स्तर पर ले जाने की बात की गई है, जिसकी शुरुआत जो है, जैसे रणनीतिक साझेदारी की बात कर रहा हूं, तो उसकी शुरुआत जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जब आए थे, वहीं से कहीं न कहीं इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, जो अब जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा मिस्र की, वहां पर यह फलीभूत होता हुआ नजर आया। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद लिए गए फैसले की अगली कड़ी भी है ये। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारत मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया। अब वो बात जानना जरूरी हो गया है कि रणनीतिक साझेदारी का क्या मतलब है। देखिए, भारत और मिस्र के बीच जो है संबंध शुरुआत से ही रहा है। दोनों ही देश के दूतावास एक दूसरे जगह रहे हैं, वाणिज्यिक दूतावास भी है, व्यापारिक संबंध भी है, रक्षा सुरक्षा का संबंध भी है, शिक्षा पर भी संबंध बना हुआ है, सांस्कृतिक जुड़ाव तो है ही, यानी कि कह सकते हैं कि पीपल्स टू पीपल कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर रणनीतिक साझेदारी उसको बनाने की बातें की जा रही है। जब रणनीतिक साझेदारी की बात दोनों देशों के बीच होती है तो वह संबंध काफी गहरा हो जाता है। ठीक है, वहां पर सूचना का आदान प्रदान तक की बातें की जाती है कि दोनों देश वैश्विक पटल पर आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक रूप से क्या निर्णय ले रहे हैं, अपने देश में क्या कानून में बदलाव कर रहे हैं। कहीं न कहीं दोनों कुछ हद तक, अब पूरी चीजें तो साझा नहीं कर सकते अपनी एक दूसरे के साथ, क्योंकि भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है और मिस्र भी एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन कुछ हद तक
ताकि अगर आप रणनीतिक साझेदार हैं तो आपके लिए गए फैसले का प्रभाव आपके मित्र राष्ट्र पर भी पड़ेगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाता है। जैसे कि यहां समझिए, यदि मिस्र कोई फैसला लेता है तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब मान लेते हैं एक दूसरी बात, भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ा मूवमेंट करता है। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत मूवमेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मिस्र पे भी पड़ेगा, क्योंकि उसकी भौगोलिक अवस्थिति भी इस तरह की है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित वो हो जाता है। एक मैप से भी इस बात को मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र आ गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं इजिप्ट है, ठीक है, इसी को मिस्र कहा जाता है। तो इस एरिया में इंडिया कुछ मूवमेंट करेगा तो उसका प्रभाव यहां पड़ेगा, और इसने कुछ मूवमेंट किया तो इसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा। यह तो हो गया भौगोलिक अवस्थिति की बात। व्यापार में भी ऐसा आप मान सकते हैं, शिक्षा में मान सकते हैं, या यूएन को लेकर के, यूएन में दोनों ही देश जो है सदस्य हैं यूएनओ के, तो वहां पर कोई निर्णय होता है उसमें दोनों साझेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का प्रभाव एक दूसरे राष्ट्र के नागरिकों पर पड़ेगा, इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब यहां रणनीतिक साझेदारी आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, तो रणनीतिक साझेदारी को लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से बातें की गई, और बात के तौर पर 4 तत्व इसमें शामिल किए गए, 4 पिलर हैं। अब वो क्या क्या पिलर हैं जरा देखते हैं। पहली बातें की गई जिसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा की बात की गई। यहां पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजनीतिक स्तर पर क्या निर्णय लिए जाएंगे, वह देश क्या कर रहा है इस क्षेत्र को ध्यान में रख करके, और भारत क्या निर्णय ले रहा है वहां पर पश्चिम एशिया को ध्यान में रखते हुए, भूमध्य सागर को ध्यान में रखते हुए, सुएज नहर को ध्यान में रखते हुए, अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखना है। तो इस सब का प्रभाव मिस्र पर पड़ेगा। तो दोनों ही राजनीतिक रूप से एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो अपनी बातें हैं, निर्णय है, नियम कानून है, उसका ध्यान रखेंगे, कुछ हद तक साझा भी करेंगे। और बहुत जरूरी हो जाता है, रक्षा और सुरक्षा की बात हो जाती है दोनों ही राष्ट्रों को लेकर के, क्योंकि सुएज नहर का भी अवस्थिति ऐसा है और भारत का तो है ही। अब फिर से मैप पर मैं आपको ले चलता हूं, वर्ल्ड मैप को देखिए, सुएज नहर यहां पर जाता है और मिस्र इस जगह पे है, इजिप्ट, ठीक है, भारत यहां है, हमारा प्यारा भारत, और हिंद प्रशांत क्षेत्र ये है। अब यहां पर सुएज नहर है जो यूरोप से और अफ्रीका से व्यापार करने का एक बड़ा जरिया है, सुएज नहर, ठीक है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र आप जानते हैं, यहाँ साउथ चाइना सी होते हुए आसियान कंट्री तक व्यापार करने का यहाँ भी एक बड़ा सा रूट है। तो इस रूट के वजह से कहीं ना कहीं इस दोनों देशों का जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिविटी यूरोप की भी बढ़ती है, इसीलिए सुएज नहर का महत्व बनता है, और सुएज नहर पर प्रभाव मिस्र का है, इसीलिए मिस्र का भी महत्व बढ़ जाता है। तो दोनों ही देश रक्षा सुरक्षा को लेकर के भी काफी सजग रहते हैं। जब समुद्री व्यापार होता है तो समुद्री लुटेरों की बात आपने सुना होगा, समुद्री डाकू जिसको कहते हैं, जो व्यापारिक जहाज होता है, शिप होता है, उसको लूट लेते हैं। और यह अफ्रीका के जो सोमालिया वाला एरिया आप देखते होंगे, तो अफ्रीका के रीजन में काफी देखा जाता है, ठीक है। अब वहीं पर मिस्र भी कहीं न कहीं अवस्थित है, तो रक्षा और सुरक्षा को लेकर के भी इसीलिए इस तरह की बातें की गई है। जब भी बातें की जाएगी, कहते हैं कि यह दुनिया जो है अर्थ रूपी धुरी पर टिका हुआ है, तो जब भी दो देशों का संबंध होगा तो वह आर्थिक जुड़ाव जरूर हो जाएगा। आप भी दो मित्र जब आपस में जुड़ते होंगे, बातें करते होंगे, मित्रता होती होगी फाउंडेशन बैच में पढ़ते हुए, तो कभी रूम रेंट देने के लिए पैसा कम पड़ जाता होगा, कभी मेस के लिए, या कभी किन्हीं को घुमाना हो, किन्हीं के लिए गिफ्ट देना हो उनके बर्थडे पे, तो आप क्या करते होंगे, अपने साथी से पैसा मांग लेते होंगे कि भाई कुछ दिन चला दो, फिर घर से आएगा तो दे देंगे। यानी कि आर्थिक जुड़ाव आपका हुआ, ठीक है। वहां आप दो मित्र हुए, यहाँ दो देश हुआ, तो आर्थिक जुड़ाव होना जरूरी है, क्योंकि अर्थ से हित जुड़ा हुआ होता है दोनों ही राष्ट्रों के नागरिकों का। अब यहाँ पर बदलते जमाने के साथ वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विज्ञान में क्या नवाचार हो रहा है, जैसे कि आज देखते हैं आप, दुनिया जो है चैट जीपीटी की बात कर रही है, एआई की हम बात करते हैं, तो समय के साथ क्या हो रहा है कि विज्ञान काफी तरक्की कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च कर रहे हैं, शोध क्या चल रहा है, अनुसंधान क्या हो रहा है, उसकी भी चर्चा करें। जब भी हम समझौता करें तो उसको एक पहलू के रूप में वैज्ञानिक गतिविधियों को शामिल करें। शैक्षणिक सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि शैक्षणिक सहयोग का मतलब है
कि आपके यहाँ शिक्षा की क्या पद्धति है, क्या व्यवस्था है, भारत में क्या चल, अभी देख रहे हैं भारत में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, अब तो फ्रेमवर्क भी नया आ गया है, ठीक है। तो इस चीज का प्रभाव वैश्विक स्तर पर कितना पड़ेगा, विश्व की शिक्षा व्यवस्था में क्या अच्छा है वह भारत एडॉप्ट कर सकता है, तो दोनों ही देश शैक्षणिक सहयोग भी करेंगे। अब यहाँ पर सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संपर्क, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आपको आईआर जैसे सब्जेक्ट आए ना, तो मैंने कहा कि कुछ कीवर्ड का ध्यान रखिए। तो जब आईआर में आप देखेंगे तो यहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात की गई है, लोगों से लोगों का जुड़ाव। यदि दो राष्ट्रों के बीच हो गया तो उस राष्ट्र के जो बाकी जितने भी हित हैं वह एक हो जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हित हो, चाहे वो वैज्ञानिक हित हो, रक्षा सुरक्षा के हित हो, या चाहे वो शैक्षणिक हित हो। तो सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। और मिस्र और भारत दोनों ही पुरानी सभ्यता रही है। आपने एक शेर भी सुना होगा, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी है हमारी कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो कहने का मतलब है, इकबाल साहब का ये शेर है, तो कहने का मतलब है कि जब कह रहे हैं कि यूनान भी, मिस्र भी, रोम भी, ये सब मिट गया उसकी हस्ती, यानी कि पुरानी सभ्यता वो भी रही है, भारत भी पुरानी सभ्यता है। तो बस कहने का यहाँ तात्पर्य है कि सभ्यताएं के आधार पर देखें, तो संस्कृति के आधार पर देखें तो मिस्र और भारत दोनों ही पुरानी सभ्यता और संस्कृति रही है, ठीक है। तो जुड़ाव जो हमारा है वह भी बहुत पुराना रहा है, लोगों के बीच जो है सांस्कृतिक जुड़ाव देखा जाता रहा है। तो ये चार पिलर जो हैं रणनीतिक साझेदारी के तहत दिया गया है। अब देखिए, रणनीतिक साझेदारी पर समझौते के अलावा भी कुछ समझौता किया गया है। यह तो बहुत जरूरी ही है, क्योंकि यदि आप अपने संबंध को एक स्तर तक ले जाते हैं, मान लीजिए आप किन्हीं से मुलाकात किए फाउंडेशन बैच में, साथ आसपास में बैठते थे और मित्रता हो गई, धीरे धीरे अब संबंध जो है, चाय दुकान पे चाय पी रहे हैं, नोट्स लेने के बहाने एक दूसरे का नाम जान रहे हैं, नंबर शेयर हो गया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, संबंध में प्रगाढ़ता आते चली गई। तो जब संबंध आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कुछ बातें ऐसी होगी जो एक दूसरे के तहत आपको साझा करना ही पड़ जाएगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी होगी जहां पर आपके संबंध बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत मिस्र के तहत ये संबंध बना, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ समझौता कर लिया, MOU कहते हैं इसे, ठीक है। MOU हुआ, साइन होता है दोनों, जैसे कि ये दिखा रहे हैं भारत सरकार के और मिस्र सरकार के बीच, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। इसके अलावा क्या समझौता होता है, तो कृषि और संबंध क्षेत्रों, बहुत ध्यान से कीवर्ड को देखिए, क्योंकि आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे ना तो उसकी स्तर देने के लिए इस सब ऐसे शब्द बहुत जरूरी हैं। एग्रीकल्चर पे तो बात किया ही गया, और उससे जो संबंधित एरिया हैं उस पर भी बातें की गई। अब आपको ध्यान देना होगा कि एग्रीकल्चर पे क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब भी होगा तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में भारत अब देखते हैं गांव में निवास करता है, गांव में खेती होती है, और खेती में सबसे ज्यादा चीज किस चीज की कमी है, तकनीक की। तकनीक अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारी जो पैदावार है, उपजा है, वह भी कई बार कम हो जाता है। दूसरी बात, भारतीय कृषि किस पर आधारित है, मानसून पे। देखिए, इस बार मानसून विलंब हो गया है, ठीक है, तो कृषि जो है उस पर प्रभाव पड़ा है, सूखा की स्थिति आ गई है यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर, तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के समझौता किया गया है, और उससे संबंधित क्षेत्रों, कृषि जैसे ही आएगा उससे संबंधित कुछ क्षेत्र आएंगे। अब वह क्षेत्र क्या हो सकता है, पशुपालन हो सकता है। यहाँ ध्यान देना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कृषि से संबंधित क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो क्षेत्र अभी समझौता में मिस्र में शामिल किया ही गया है। चूंकि संबंधित क्षेत्र होंगे, आगे चल करके इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाएगी। कुछ बातें देखिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप से मन से निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आपको पता हो कि भारत की अवस्थिति क्या है और आपको पता हो कि मिस्र की अवस्थिति क्या है, तो आप इन चीजों को निकाल लेंगे। अब दोनों ही देश देखिए समुद्र के इर्द गिर्द पड़ता है, भारत हिंद प्रशांत के इर्द गिर्द पड़ता है, यहाँ तो सोज नहर है, ऊपर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर अरब सागर है। तो अब देखिए, जैसे ही सागर है तो एक चीज तो तय है, वह क्या है, मत्स्य पालन होगा। तो जाहिर सी बात है, जब मत्स्य पालन होगा तो यहां पर कृषि से संबंधित क्षेत्रों में यह भी जुड़ जाएगा, मत्स्य पालन जुड़ेगा। अब देखिए, आप इन चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन आप
भौगोलिक स्थिति ध्यान में रखते हुए आप खुद से निकाल पाएंगे उन चीज़ों को। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप बागवानी की बात, आजकल जब भी कृषि की बात होती है ना कहीं भी, तो बागवानी आ ही जाता है। शहर का विकास हो रहा है, शहरी सभ्यताएं डेवलप हो रही है, अधिक से अधिक लोग शहर में रहना चाह रहे हैं, तो अब इस तरह की बागवानी होने लगी है कि शहर में कैसे बाग तैयार किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर भी विस्तृत बातें की गई है, समझौता किया गया है। अब एक और बात, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण की बात की गई है। अब आप कहेंगे कि जी बहुत सारे समझौते तो समझ में आ रहा है, ये स्मारक और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और सहयोग की क्या बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मिस्र और भारत दोनों ही बहुत पुरानी सभ्यता संस्कृति है, इसीलिए दोनों के पास जो है पौराणिक पुरास्थल, पुरातात्विक स्थल भी हैं, स्मारक भी हैं। तो उसको कैसे सहेज करके रखा जाए, ठीक है, उसके लिए उनके पास क्या तकनीक है, उसका संरक्षण करने के क्या उपाय हैं, तरीके हैं, वह भी दोनों एक दूसरे से साझा करें, ताकि उनकी जो स्मारक और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा है वह अक्षुण्ण बनी रह सके। प्रतिस्पर्धा कानून पर 3 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, और प्रतिस्पर्धा कानून सहित अलग अलग भी कुछ समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कुछ मुख्य बातें रही। मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। जैसे भारत में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, जो समाज के लिए विशेष कार्य करने के लिए, समाज कल्याण के लिए और भी कई क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मिस्र भी अपने नागरिकों को, अपने देश के बाहर के नागरिकों को, कई राष्ट्राध्यक्षों को यह सम्मान देते रहती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, मिस्र के राष्ट्रपति सीसी जो है उन्होंने यह सम्मान दिया। उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इस बात को ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी अब जो है टू दी पॉइंट कुछ चीजें पूछने लग गई है। यूपीएससी का कोई भरोसा अब हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है, यहाँ पर कई जगह हिंदी में आपको ऑर्डर ऑफ द नील भी लिखा आएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में नाइल, हिंदी में नील कहते हैं, क्योंकि नील नदी वहां पर है, मिस्र की सबसे बड़ी नदी है ना नील नदी। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर उसको नील भी कहा गया और उसको इंग्लिश में नाइल कहते हैं। चलिए, यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ध्यान देना है, 26 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और द्विपक्षीय यात्रा। आप कहेंगे नहीं, इससे पहले भी कुछ प्रधानमंत्री गए थे, कोई सम्मेलन हुआ होगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम होगा इस वजह से, लेकिन ये द्विपक्षीय यात्रा जो है जिसमें केवल मिस्र और भारत के प्रधानमंत्री शामिल थे, उनके बीच वार्ताएं होनी थी, उनके बीच समझौते होने थे, तो यह 26 वर्षों में पहली प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं भारत इकाई, जिसकी चर्चा मैंने इंट्रो में किया भी था कि हम भारत इकाई पे बात करेंगे। देखिए, अब इतना महत्वपूर्ण मिस्र के लिए भारत हो गया है कि उसने एक अलग से यूनिट ही बनाया है, जिसको उन्होंने इंडिया यूनिट कह दिया, भारत इकाई कहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मिस्र के मंत्रिमंडल की भारत इकाई के साथ एक बैठक की। अब इसको देख लीजिए, भारत इकाई क्या है, तो भारत इकाई की स्थापना जो है इस वर्ष की शुरुआत में, यानी कि जब यहाँ पर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बन के मिस्र के राष्ट्रपति सीसी साहब आए थे, उसके बाद जब ये गए हैं तो उन्होंने भारत के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए, भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए एक यूनिट की स्थापना की थी, जिसका नाम है भारत इकाई। उसमें मिस्र के कुछ बड़े मंत्री जो हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री जो हैं, वह शामिल हैं और भारत से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर वह चर्चा पर चर्चा करते हैं कि भारत के साथ संबंध को और किस तरह से बेहतर किया जाए। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, यानी कि भारत इकाई की जो अध्यक्षता करते हैं, वह मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा मैडबौली, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मंत्री तो शामिल हैं ही, साथ ही वहां के कुछ जो सीनियर अधिकारी हैं वह भी इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मिस्र और भारत का अब तक का क्या संबंध रहा है, उसे भी समझते हैं, मैप के द्वारा भी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। भारत और मिस्र के बीच संबंधों की जानकारी सम्राट अशोक के समय से ही प्राप्त होती है। अब सम्राट अशोक के अभिलेख जानते हैं आप, दुनिया भर में कहीं न कहीं पाए जाते रहे, तो उन्हीं अभिलेखों में टोलेमी द्वितीय के अधीन मिस्र का जो शासन था, उसके साथ
क्या संबंध था उसकी चर्चा की गई है। मिस्र, इजिप्ट इसे कहा जाता है। देखिए इसकी स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर यह पश्चिम एशिया का हिस्सा पड़ता है। मिस्र बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यह अफ्रीका में भी आ जाता है और यहाँ पर पश्चिम एशिया का भी जगह पड़ता है। यहीं से आगे रास्ता भूमध्य सागर होते हुए कहीं न कहीं यूरोप के तरफ भी निकलता है। उस पर हम चर्चा करेंगे, आपको डिटेल से उसे समझाएंगे। वर्ष 1947 में भारत और मिस्र के बीच राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा की गई थी। जब भारत आजाद हुआ था उसी समय राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंध दोनों के बीच स्थापित हो गया था। और 1961 में क्या हुआ था, भारत और मिस्र ने युगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन आप जानते ही हैं कि नए राष्ट्र जो आजाद हो रहे थे औपनिवेशिक शासन से, उन्होंने यह तय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। उस वक्त दो गुट हुआ करता था, एक जो था वह पूंजीपतियों का गुट जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, दूसरा समाजवादी गुट होता था जिसका नेतृत्व उस वक्त यूएसएसआर कर रहा था, जो बिखर गया बाद में 90 के दशक में, और अभी रशिया जिसको आप कहते हैं, बाकी अलग अलग कंट्री उससे निकला। तो इस पर हम ऑलरेडी एक बहुत डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं, पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो भारत ने तय किया कि भैया देखो हम लोग नए नए आज़ाद हुए हैं, हम किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे तो इससे जो हमें सहयोग लेना है वह रह जाएगा, और इसके साथ रशिया के साथ यानी कि उस समय के यूएसएसआर के साथ चलेंगे तो अमेरिका के साथ जो तकनीक हमें चाहिए वह हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम तटस्थ रहेंगे, आप दोनों से कुछ ना कुछ हम सहयोग लेकर के अपने राष्ट्र के नागरिकों के हित में कार्य करते रहेंगे। ये नव स्वतंत्र राष्ट्र की एक परिकल्पना थी और पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में रहा और उसमें मिस्र और इंडोनेशिया, घाना, युगोस्लाविया, ये सभी कंट्री जो हैं भारत का साथ भी दिए थे। यहाँ पे 1992 में काहिरा क्या है, मिस्र की राजधानी है। काहिरा में मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर की स्थापना की गई, जो भारत और मिस्र के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, जैसा कि पहले ही कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि भी रहे। अब मुख्य अतिथि हम उन्हीं को बुलाते हैं ना जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने घर पे किसको डिनर के लिए बुलाते हैं? जो बहुत आपके लिए प्रिय होते हैं, आप उनको कहते हैं कि चलो घर पे कभी आओ, मिलो, हैं, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, मिस्र के राष्ट्रपति को हमने बुलाया 26 जनवरी पर, और वहीं से देखिए संबंध नए स्तर तक पहुँच गया। मिस्र ने हाल में ब्रिक्स देशों के समूह, ब्रिक्स क्या होता है देखिए नाम से ही जैसे पता है, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका एक संगठन है इस 5 कंट्री का। तो मिस्र चाहता है कि भैया आप 5 लोग जो है ना उसमें हमें भी शामिल कर लीजिए। जरा मैप पे देखिए, पहले जैसे मैंने कहा कि ब्राजील, अब ब्राजील कहाँ है, लैटिन अमेरिका में, ठीक है, एक महाद्वीप यहाँ से आ गया। और यहाँ पर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका में, तो दूसरे महाद्वीप से दूसरा देश आ गया। अब देखिए रसिया यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो रसिया एक तो ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो मान लेते हैं कि यूरोप से तो एक महाद्वीप का वह आ गया। और इंडिया और चाइना ये दोनों जो है एशिया का बहुत बड़ा देश है, आर्थिक रूप से भी और जनसंख्या के हिसाब से तो है ही। तो हम 5 इसमें साझा करते हैं। अब मिस्र ने कहा कि एक अफ्रीका तो है ही, साउथ अफ्रीका नीचे से, अब एक यहाँ हमें आप शामिल कर लीजिए तो ब्रिक्स और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यह इसकी गुजारिश अभी की गई है, उसने प्रस्ताव रखा है, देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के लिए मिस्र क्यों बहुत महत्वपूर्ण है इसे देखते हैं। अब मिस्र पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है तथा यह महत्वपूर्ण भू रणनीतिक स्थान पर। अब इस बात को समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पश्चिम एशिया का जो हिस्सा है यहाँ पर ये सबसे आबादी वाला देश है, और भू रणनीतिक के हिसाब से कहने का मतलब है, जैसा मैंने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र की मैंने पहले ही बात की, यहाँ पर सुएज नहर है जो कनेक्टिविटी के हिसाब से भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप पहुँच जाता है। तो यहाँ पर मिस्र और अफ्रीका के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के अगर भारत को निवेश करना है, व्यापार बढ़ाना है तो अफ्रीका के तरफ भी बढ़े, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस्र अफ्रीका पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर और यूरोप के बीच के कनेक्टिक लिंक की तरह है और इंडो पैसिफिक के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम बार बार कर ही चुके हैं। अब यहाँ सुएज नहर को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है, जिसकी चर्चा हमने कर लिया है अफ्रीका में निवेश की, क्योंकि पश्चिम एशिया और अफ्रीका की रणनीति में बहुत मजबूत होता है
मिस्र। और मिस्र जो है वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर के माध्यम से होता है, यह स्वेज नहर है। तो यह हो गया मिस्र का हिस्सा ये पूरा, ठीक है। और यहाँ पर ये पश्चिम एशिया का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भूमध्य सागर की बात की गई है तो भूमध्य सागर से कनेक्ट होकर के सुएज पोर्ट से होते हुए, सुएज नहर से होते हुए यहाँ पर सुएज पोर्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है वैश्विक व्यापार का 12% जो हिस्सा है इसी नहर से होता है। यह काफी महत्वपूर्ण है और इस नहर पर जो है मिस्र का ही अधिकार है, उसी का नियंत्रण है। इसलिए आने वाले समय में भारत को यदि व्यापार बढ़ाना है, अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाना है, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार बढ़ाना है, यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए सुएज नहर बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सुएज नहर पर चूंकि मिस्र का नियंत्रण है, इसलिए मिस्र के साथ दोस्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मिस्र जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी है। हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट जो है बहुत समय से वहां जाता रहा ही है। जैसा मैंने अशोक के समय से कहा, तो उसी समय से संबंध व्यापारिक बहुत अच्छा रहा है। भारत की करीब जो है 50 कंपनियों ने मिस्र में लगभग 3.15 अरब डॉलर तक का निवेश किया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे मिस्र के साथ जितने भी संबंध हमने चर्चा किया, आप देखेंगे कि मिस्र हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि मिस्र हमारे लिए जरूरी है, हम भी मिस्र के लिए बहुत जरूरी साझेदार देश बन जाते हैं। इसलिए दोनों ही देश काफी सूझबूझ के साथ रणनीतिक बातें करते हुए इस रिश्ते को नए स्तर तक ले गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में मैंने जितने भी पहलुओं को छुआ है वह आपके अध्ययन अध्यापन को महत्वपूर्ण पहलू तक पहुंचाएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।